मंत्रियों के गुड गवर्नेंस की अब मास्टर क्लास लगने वाली है। आज आईआईएम देगा गुड गवर्नेंस की मंत्रियों को ट्रेनिंग और मैं आपको बता दूं कि सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा शिविर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल होने वाले हैं और सरकार के मंत्री भी होंगे शामिल। राज्य के विकास और सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट पर होगी चर्चा। योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन और मैनेजमेंट के सिखाए जाएंगे गुण। ये बड़ी खबर मिल रही है। लगातार गुड गवर्नेंस पर फोकस नजर आ रहा है विष्णुदेव साय सरकार का और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है कि मंत्रियों के गुड गवर्नेंस की अब मास्टर क्लास लगने वाली है जो आज से शुरू होगी। इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। आज आईआईएम देगा गुड गवर्नेंस की मंत्रियों को ट्रेनिंग और सुबह 9:30 बजे से ये शुरू होगा शिविर जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे और सरकार के अन्य मंत्रीगण भी वहां शामिल होंगे। देखिए, राज्य के विकास और सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट पर चर्चा होगी और योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन और मैनेजमेंट हो, इसके गुण भी सिखाए जाएंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। क्या खास बातें रहेंगी इस ट्रेनिंग की, जानते हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा से। रोहित, क्या खास बिंदु रहने वाले हैं इस पहल के? बहुत खास रहने वाली है और इस लिहाजे से भी रहने वाली है कि तमाम प्रबंधन के बारे में इसकी जानकारी दी जाएगी और आज 9:30 बजे से इसकी शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे, दोनों ही उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री और नए मंत्री भी शामिल होंगे। नए मंत्री पे जो महिला बाल विकास मंत्री है लक्ष्मी राजवाड़े वो भी शामिल होंगी। इसके अलावा जो राजस्व मंत्री है टंकराम वर्मा वो भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं और आज जो है सुब्रमण्यम जी की जो ट्रेनिंग है वो होने वाली है। वित्त प्रबंधन पर ये ट्रेनिंग होगी और इसमें ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से विभाग को मैनेज किया जाए, वित्त प्रबंधन की क्या क्या प्रावधान करने चाहिए, किस तरह से उस पर कदम उठाने चाहिए कि विभाग का बजट भी अच्छा रहे और जो लोगों की समस्या है उस पर सरकार फैसला ले सके और जो योजनाएं बनाई जाती है खास करके विभिन्न विभागों को लेकर, वित्त विभागों को लेकर कि जो योजना बनाई जाती है उसको किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए, उसके लिए पैसे का मैनेजमेंट कैसा रहना चाहिए सरकार पे, वो तमाम चीजों को लेकर आज ट्रेनिंग देने वाली है। रायपुर आईआईएम के एक्सपर्ट शामिल होंगे या फिर बाकी प्रोफेशनल्स भी पहुंच रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, और क्या असर, क्या फर्क देखने को मिल सकता है इसके बाद? बिल्कुल, देखिए देश भर के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स इसमें शामिल होने वाले हैं। अगर बीवी सुब्रमण्यम जी की बात की जाए तो वो वित्त प्रबंधन पे मास्टर माने जाते हैं। इसके अलावा अगर रायपुर के एसएसपी के बात की जाए तो वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा जो तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और देश के ख्याति प्राप्त जो तमाम ट्रेनर्स हैं, जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, वो तमाम लोग शामिल होने वाले हैं। और कल की अगर बात मैं करूँ तो कल जो है सबसे पहले योगाभ्यास के साथ में इस ट्रेनिंग की शुरुआत होगी, जिसके बाद में सुशासन दृष्टि में, प्रौद्योगिकी की दृष्टि में और सही कई सारी चीजें रखी गई हैं, कई सारे फ्लो चार्ट बनाया गया है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आने वाले समय पे इंपैक्ट इसका क्या पड़ेगा अंजलि? इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो गुड गवर्नेंस, सुशासन जिसे कहा जाता है, उस सुशासन की दृष्टि पे तमाम मंत्री आगे बढ़ेंगे और जो दिक्कतें आती हैं नई मंत्रियों को विभाग के कामकाज समझने में, विभाग की बारीकियों को समझने में, वो तमाम चीजों को वो लेकर जो है वो जानकारी एकत्रित करेंगे। सहूलियत पैदा होगी मंत्रियों के लिए भी, जनता के लिए भी। विकास के रास्ते और जनता की सहूलियत के रास्ते खुलते दिख रहे हैं इससे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। हम बात कर रहे हैं गुड गवर्नेंस की, हम बात कर रहे हैं जनता के लिए किए जाने वाले प्रयास की, तो एमपी से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, अब स्कूलों की जांच के लिए फिर बनेंगी टीम्स और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी किए हैं इसको लेकर निर्देश। जांच दल देखेंगे, स्कूलों में ज्यादा फीस तो नहीं ले रहे। और देखिए, भोपाल में एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी प्राइवेट स्कूलों की जांच की जाएगी। इसके लिए एक दल में तहसीलदार और प्राचार्य समेत 4 सदस्य रहेंगे। वो देखेंगे कि जबरन पेरेंट्स से ज्यादा फीस तो नहीं ली जा रही है, उन्हें किसी खास दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री लेने का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है। इस संबंध में अब कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि जांच टीम का गठन होगा जो ये देखेगी, जांच दल देखेंगे कि स्कूल्स में ज्यादा फीस तो नहीं वसूली जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मैं रुक करूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। सूरज, हम देख रहे हैं कि लगातार प्रयास जारी है खासकर इस चीज को लेकर कि स्कूल्स में मनमानी फीस तो नहीं वसूली जा रही है। इसी को देखते हुए ये एक नया कदम
जी देखें जी, निश्चित तौर पर जब से सीएम मोहन यादव ने भी इस मामले पर को संज्ञान में लिया था और कुछ दिनों पहले उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसे लोग हैं, और उसके बाद लगातार कई ऐसे मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां पर कार्रवाई देखने को मिली। राजधानी भोपाल में भी अब एक जांच दल जो है, राजधानी भोपाल में भी अब एक दल जो है गठित करेंगे कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जिसमें तहसीलदार होंगे, प्रचार समेत 4 सदस्यीय टीम होगी। और इसमें ये दल जो है ये करेगा कि लोगों से जानने की कोशिश करेगा, जो परिजन है उनसे जानने की कोशिश करेगा कि कोई ऐसी स्कूल तो नहीं जो किसी विशेष दुकान से किताब, कॉपी किताब, यूनिफॉर्म या कुछ अन्य सामग्री लेने के लिए मजबूर कर रही हो, या फिर कोई ऐसी स्कूल तो नहीं जो ज़्यादा फीस वसूल रही हो। साथ में निर्देश के साथ यह भी कहा गया है कि जो जानकारी है स्कूल के फीस स्ट्रक्चर की, वो 8 जून तक पोर्टल में अपलोड करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते कोई भी स्कूल तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला संज्ञान में एक बार फिर से कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने लिया है। इससे पहले भी वो लगातार परिजन जांच दलों से संपर्क करना चाहें तो उसकी क्या व्यवस्था है? क्या कोई नंबर जारी किया है? क्या है उसका? देखिए, नंबर तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अगर परिजन जांच दल से संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जांच दल का गठन होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अगर कोई परिजन किसी परिजन के साथ ऐसा होता है तो वो कैसे कंप्लेन कर पाता है, कैसे शिकायत कर पाता है। ये जानकारी कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ही बताएंगे, क्योंकि जब जांच दल अभी गठन नहीं हुआ, जैसे ही गठन होगा उसके बाद कैसे परिजन संपर्क करेंगे, क्योंकि जांच दल तो गठन कर दिया जाएगा, जांच दल स्कूलों में जाएगा, लेकिन परिजनों को कैसे पता चलेगा कि ये जांच दल है, अगर मुझसे ज्यादा फीस वसूली जा रही तो मैं कैसे कंप्लेन करूं। ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से जब बातचीत होगी तो देंगे, और निश्चित तौर पर विस्तार न्यूज उनसे बात भी करेगा कि आगे की कार्यवाही को लेकर उनकी क्या स्ट्रेटेजी। इससे पहले भी मैं उनसे बातचीत किया था तो उन्होंने कहा था कि सूरज, कहीं ना कहीं प्रशासन अब अलर्ट हो गया है इस चीज को लेकर। पहले भी अलर्ट था, लेकिन लगातार इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है परिजनों के लिए भी, छात्रों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर से मिल रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां शारजाह से आ रहे एक यात्री के पास से सोना बरामद किया गया है, और यात्री के चार्जर से यह सोना बरामद किया गया है। यात्री शारजाह से एयर इंडिया की फ्लाइट से इंदौर आया था, जिसके बाद सूचना के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। बता दें कि सोने को अधिकारियों की नजरों से बचाने के लिए उस पर रेडियम की पॉलिश भी की गई थी। खास बात यह है कि जिस एयरपोर्ट में सोना छुपाया था वो चालू था, वर्किंग था। कस्टम विभाग ने लगभग 80 ग्राम से ज्यादा सोना और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए हैं, और यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये कुछ तस्करी का मामला निकलकर सामने आ रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय। पुनीत, बड़ा तस्करी का मामला ये देखने को मिल रहा है, इंदौर से निकलकर सामने आ रहा है। क्या है पूरी जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए, जब से शारजाह और दुबई की फ्लाइट शुरू हुई है तब से इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोग अलग अलग तरह से सोना छिपाकर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कस्टम विभाग उनको पकड़ ही लेता है। ऐसे मामला ये कल सामने आया है, जिसमें शारजाह से लूटा आरिफ चार्जर में 80 ग्राम सोना, चार्जर और एयरपोर्ट में 80 ग्राम सोना छिपाकर लाया था, लेकिन वो बच नहीं गया। और देख सकते हैं जैसा कि विजुअल में कि चार्जर को तोड़कर वो सोना बरामद कर रहे हैं कस्टम विभाग के अधिकारी। तो निश्चित तौर पर स्मगलिंग का एक नया रास्ता इंदौर बन गया है। इंदौर होते हुए लोगों को लगता है कि आसानी से यहाँ से निकला जा सकता है इस तरह की स्मगलिंग करके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है अंजलि, और आए दिन लोग इस तरह से पकड़े जाते हैं। जी बिल्कुल, तो कस्टम टीम जो है वो बिल्कुल अलर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए। देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को सीधे दिल्ली से इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार एक नया कीर्तिमान पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए गठबंधन दोनों एक साथ मिलकर रचने जा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम के तमिलनाडु यात्रा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी के ध्यान लगाने पर हो रही सियासत पर सिंधिया ने विपक्ष पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। तो हर धार्मिक विषय पर आपत्ति, तो आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को अपने ऊपर आपत्ति, जनता ने अपना निर्णय ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व
संपूर्ण देश की 140 करोड़ जनता अपना अटूट विश्वास रखती है और इस बार एक नया कीर्तिमान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन दोनों साथ में मिलकर 18वें लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण के प्रचारों का शोर 30 मई को थम गया है। 75 दिनों से ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां और रोड शो करने के बाद पीएम मोदी सियासत के शोर से दूर कन्याकुमारी पहुंचे हैं। किसने कितनी ताकत लगाई, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस देश में राजनीति विकास के दीवारों से लेकर विचार के मीनारों को बनाती हो, वहां लोकतंत्र के मायने चुनावों से और फिर चुनाव के परिणामों से कुछ परे भी हो जाते हैं। इसलिए सियासतदानों की ताकत को क्यों न मेहनत की आंकड़ों से समझा जाए, क्योंकि इस 24 के समर का चुनावी शोर थम गया है और बस चंद दिनों में हिंदुस्तान की सियासत अपने शहंशाह का ऐलान कर देगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि 2024 के इंडियन पॉलिटिकल लीग में किसका रिकॉर्ड कितना शानदार रहा। 73 साल की उम्र में जोश से लबरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 75 दिनों में 200 से ज्यादा चुनावी सभाएं की हैं। इनमें रोड शो, अलग अलग चुनावी कार्यक्रम और रैलियां शामिल हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने पिछले 75 दिनों में तकरीबन 150 जनसभाएं की हैं। पहले 5 चरणों की बात कर ले तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 120 चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत की, तो वहीं राहुल गांधी ने 60 जनसभाएं की हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 31 रैलियां की हैं, तो राहुल गांधी बिहार महज 2 बार पहुंचे। इसके अलावा बिहार में तेजस्वी यादव ने ही अकेले विपक्ष के भार को सहा है और 250 से ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग चुनावी सभाएं की हैं। अकेले मई के महीने में भीषण गर्मी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 96 रैलियां, इवेंट और पॉलिटिकल रोड शो हुए हैं। दक्षिण के 5 राज्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी साउथ पर फोकस करते हुए 13 से ज्यादा रैलियां अकेले दक्षिण भारत में की है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को मतदान हो जाएगा और 4 जून को नतीजे घोषित होते ही तमाम दावों की हकीकत भी सबके सामने होगी। हालांकि इन सब के बीच मोदी 400 पार का नारा देकर अपने प्रखर वक्तव्य और प्रबल प्रचार के बाद 30 जून को कन्याकुमारी पहुंच गए। 1 जून तक प्रधानमंत्री मोदी सियासत के शोर से दूर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान करने वाले हैं। ये वही जगह है जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। हालांकि कांग्रेस को मोदी के आध्यात्मिक ध्यान से आपत्ति है, तो चुनावी आयोग का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान से मतगणना तक राजनीति का धमाका कितना जोरदार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान से विपक्ष का ध्यान भंग हो गया। अभी हमने आपको सुनाया था, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसको लेकर विपक्ष पर हमला बोला। मोदी के कन्याकुमारी पहुंचने से क्यों परेशान है विपक्ष, उस पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। राजनीति में आपत्ति की कोई परिभाषा नहीं होती, नहीं तो मोदी के भाषण और टिप्पणियों पर सवाल उठाने वाला विपक्ष उनके ध्यान और मौन करने पर भी चुनाव आयोग का दरवाजा नहीं खटखटा रहा होता। खैर, लेकिन जब किसी के मौन रहने से भी 8 राज्यों की 57 सीटें प्रभावित होने का डर हो जाए, तो ऐसे में चुनाव आयोग का रुख करना तो विपक्ष की मजबूरी बन जाती है। लेकिन इस मजबूरी का सियासी कारण भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ बात प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्म से जुड़ी उस पॉलिटिकल नैरेटिव की है जिसमें मोदी हिंदुत्व और सनातन की विचार शैली के सबसे मजबूत स्तंभ दिखते हैं। राजनीति से धर्म को अलग रखने वाले सेक्युलरिज्म के सोलर सिस्टम में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने धर्म और परंपरा को जीते हुए विकास और कौशल की जो कहानी लिखी है, उससे विपक्ष के पेट में दर्द होना तो लाजमी है। हिंदू बाहुल्य हिंदुस्तान में भगवा आतंक की परिभाषा गढ़ने वाला विपक्ष इस बात पर चिंतित है कि अगर मोदी चुनाव से पहले ध्यान करेंगे तो वो सबके लाइमलाइट में रहेंगे, यानी विपक्ष के मुताबिक ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रचार होगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच चुके हैं।
1 जून तक यही मौन रहकर ध्यान करने वाले हैं। लेकिन 75 दिनों में 206 चुनावी कार्यक्रम करने वाला किरदार जब ध्यान करने बैठ जाए तो उस ध्यान का भी सियासी धमाका तो जोरदार होना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखिए, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट का 6वां दिन है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके परिजनों के साथ विस्तार न्यूज लगातार डटा है। लगातार विस्तार न्यूज पीड़ितों की मांगों को सरकार और कंपनी प्रबंधन के सामने रखता रहा। यही वजह है कि जो कंपनी प्रबंधन पहले 5 लाख रुपए देने में भी आनाकानी कर रही थी, उसने अब 30 लाख रुपए पीड़ितों को दिए हैं। और अब इस घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर अवधेश जैन सहित अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है। बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में 25 मई को हुए ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। हादसे में जितनी लाशें मिली उससे ज्यादा लोग लापता हो गए और जो कुछ लाशें मिली वो भी टुकड़ों में बटी हुई थी। ग्रामीण लगातार फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। जिन्होंने अपनों को खोया उनके साथ विस्तार न्यूज पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा। आपको सबसे पहले बताते हैं हादसे में कब क्या हुआ। 25 मई को सुबह 7 बजे के करीब ब्लास्ट हुआ। हादसे में 8 लोग लापता हो गए तो एक की मौत हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर दुख जताया। ग्रामीणों ने फैक्ट्री के बाहर डेरा डालकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार ने 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया और कांग्रेस ने जांच समिति गठित कर दी। 29 मई को कंपनी प्रबंधन ने मुआवजे की राशि परिजनों को सौंप दी। तो कल प्रशासन और प्रबंधन ने पीड़ित परिवारों के साथ बैठक की, जिसके बाद जो कंपनी प्रबंधन पहले 5 लाख रुपए देने में आनाकानी कर रहा था, उसने पीड़ित परिवारों को 30 लाख रुपए दिए। आपको ये भी बता दें कि पीड़ितों को क्या क्या सहायता मिली। पीड़ित परिवारों को 35 लाख की आर्थिक सहायता मिली, जिसमें 30 लाख रुपए फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से दी गई, तो राज्य सरकार 5 लाख रुपए की सहायता परिजनों को देगी। फैक्ट्री प्रबंधन पीड़ित परिवार के बच्चों के पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी, तो मृतकों के PF का पैसा भी परिजनों के खाते में हर माह ट्रांसफर किया जाएगा। हम ये जानते हैं कि 35 लाख रुपए का मरहम उस घाव को नहीं भर सकता जो इन लोगों को अपनों को खोने के बाद मिला है, लेकिन इस बात से थोड़ा संतोष जरूर है कि आगे इन्हें भविष्य में पैसों की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।